अब 30-40 हज़ार रुपए आज के समय में कमाने वाला आदमी जब मकान लेने जाता है सर, तो वो उसकी पूरी जिंदगी भर की कमाई उसमें डालता है। तो वो हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज उसने हम पे ट्रस्ट किया है एंड वो हर चीज के लिए हमारी तरफ देखता है कि सर आप बताइए इसका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये घर सही है कि नहीं। फिर भी ऐसा क्यों हो जाता है कि मतलब बिल्डर्स बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, लोगों के साथ फ्रॉड हो गया है, 5-5 7 साल से उनको घर नहीं मिल रहे हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम तो डेवलपर्स की तरफ से होती है चीजें कि वो एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक साथ शुरू कर देता है और फिर बीच मिड ऑफ द प्रोजेक्ट में जाके उस तो कंस्ट्रक्शन रोक देता है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन आगे हुआ नहीं है तो कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पैसा अटक जाता है। जो फाइनेंस कंपनी में अभी आ रहे हैं वो अपने आप को एलिवेट कैसे करें? ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो आप करियर को कॉन्शियसली ले, पैसों के पीछे ना भागें, आप स्किल्स के पीछे भागिए, आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए, आप उन लोगों के साथ काम कीजिए जो लोग आपको सिखाने के लिए जो आपसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और स्टार्टअप में आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप एक कंपनी में कल्चर डेवलप कर सकें। मुझे जरूरी है एज अ लीडर कि मैं ग्राउंड पे जो एक एक बंदा है मेरा सेल्स का, मैं उसके साथ में वेल कनेक्टेड रहूं, मैं फ्रीक्वेंटली विजिट करूं ब्रांचेस में, मैं फ्रीक्वेंटली कस्टमर से मिलूं ताकि मुझे समझ में आए कि कस्टमर या हमारी कंपनी में अभी कहां पर मुझे इंप्रूवमेंट करना है। विनायक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सो मच। द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। सर थैंक कैसे यू हैं सो सर आप? मच। ऑल वेल, एकदम बढ़िया। आप बताइए। बहुत शानदार सर। 20 सालों का आपका अनुभव हाउसिंग फाइनेंस में है। जी, लाखों लोगों को आपने घर दिलाया होगा सर। कह सकते हैं सर। कैसा फील होता है सर? अच्छा लगता है, मतलब अदर देन प्रोफेशन, मतलब मेरा प्रोफेशन है ये, मैं सर्विस करता हूँ, बट उसके अलावा जब आप देखते हैं कि लोग किस तरीके से एक अपनी जिंदगी भर का सपना हम्म। हमारे थ्रू पूरा करते हैं, हम्म। तो आपको एक कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट तो होता ही है। सेकेंडली, जिस सेगमेंट को, खासकर जिस सेगमेंट को हम लोग टारगेट करते हैं, उस सेगमेंट के लिए तो घर उनके पूरी जिंदगी का सपना होता है, बिकॉज वी आर इनटू अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, राइट। तो अफोर्डेबल को यदि मैं एकदम आसान शब्दों में समझाना चाहूँ तो हम उन लोगों के लिए होम लोन प्रोवाइड करते हैं जिन लोगों की मंथली इनकम जो 30,000 40,000 रुपए मंथली इनकम ब्रैकेट में जो लोग आते हैं, जिनकी मासिक आय जो है 30-40 हज़ार होती है, चाहे वो सैलरी के थ्रू आती हो या फिर अपने खुद के बिजनेस के थ्रू आती हो, ठीक है। तो उस सेगमेंट के लिए एक अपना खुद का घर होना, चाहे वो 25 लाख का मकान ले रहे हो चाहे 10 लाख का मकान ले रहे हो, वो उनके लिए एक ड्रीम होता है। करेक्ट। तो उस ड्रीम को जब हमारे थ्रू हम फुलफिल कर पाते हैं, उनका ड्रीम कंप्लीट कर पाते हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन होता है कि काम तो ठीक है यार, बट काम के अलावा कोई एक एडिशनल चीज़ है तो जो दूसरों को मौका नहीं मिला और हमें मिला है, तो एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बढ़ाता है। सही बात है सर। मतलब अच्छा अच्छा तो सब चीज़ है सर बिजनेस के अंदर। करेक्ट। छोटा सा एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपने लाखों लोगों को घर दिलाएगा। बहुत लोग तारीफ तो करते होंगे सर, थैंक यू सो मच आपने घर दिलाया, पर बहुत लोग नेगेटिव सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी वजह से मेरे को नहीं दिल पाया, आपकी वजह से लोन अप्रूव नहीं हो पाया, आपने मेरे को सही प्रॉपर्टी नहीं बताई। करेक्ट। तो ऐसा केस भी आपके साथ पास आते हैं या प्रॉ- सब कुछ अच्छा अच्छा है? जी, प्रॉपर्टी को लेके तो नहीं आते हैं सर, कि क्योंकि प्रॉपर्टी तो हम जो भी करते हैं एज पर एनएचबी गाइडलाइन के हिसाब से, जो हमारी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, प्रॉपर्टी का लीगल पार्ट होता है, टेक्निकल पार्ट होता है, तो वो हम लीगल टेक्निकल कंप्लीट अगर ओके है तो ही हम कस्टमर को सजेस्ट करते हैं कि आप ये घर लीजिए, बिकॉज आप एक असेट क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको सस्ता मकान मिल रहा है या बिल्डर ने आपको कोई दूसरी तरीके के आपको लालच दे के रखे, उसकी वजह से आप वो मकान खरीद रहे हैं, बट वो मकान जो है वो कंप्लायंट नहीं है, ठीक है, वो घर कंप्लायंट नहीं है, वो उसमें आपको पता चल जाता है? वो हमें पता चल जाता है, बिकॉज हमारे पास में एक्सपर्ट्स की टीम रहती है जो हमारा एक एक प्रॉपर्टी का टेक्निकल वैल्यूएशन करती है, टेक्निकल विजिट्स करती है। लीगल में हम लास्ट 13 ईयर्स की चेन चेक करते हैं कि जिसमें ये दिखता है कि मकान का प्रॉपर टाइटल है कि नहीं है। उसके बाद ही हम मकान उनको कस्टमर्स को बोलते हैं कि ये मकान लीगल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, तो आप इस मकान को ले सकते हैं। तो फिर भी ऐसा क्यों हो जाता है कि मतलब बिल्डर्स बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, लोगों के साथ फ्रॉड हो गया है, 5-5 7 साल से उनको घर नहीं मिल रहे हैं? सब बिल्डर सही है, बैंक ने भी अप्रूव कर दिया है, लोन वाले ने भी दिला दिया है, सब कुछ सेट हो गया है, जमीन भी अच्छी है, गवर्नमेंट ने भी अप्रूव कर दिया है, मतलब सब हो गया। उसके बावजूद भी ऐसी स्टोरी सुनने को मिलती है कि एक बायर को वो घर नहीं मिला। क्यों करेक्ट सर? सर, उसका रीजन ये रहता है कि एक तो ये पार्ट
मोस्ट ऑफ द टाइम तो डेवलपर्स की तरफ से होती है चीज़ें, हम्म, कि वो एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक साथ शुरू कर देता है और फिर बीच मिड ऑफ द प्रोजेक्ट में जाके वो फाइनेंशियल क्रंच में आता है। और जब वो फाइनेंशियल क्रंच में आता है तो ऑब्वियसली उसके पास फर्दर कंस्ट्रक्शन के लिए उसके पास पैसे रहते नहीं है। कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है वो कभी भी अनटिल अनलेस कि जब तक वो ए प्लस कैटेगरी के बिल्डर्स ना हो, वो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पैसा ही देती है कि पहले बिल्डर एक मकान को एक प्रॉपर लेवल पे लेके आता है और उसके बाद फिर वो कस्टमर रिक्वेस्ट करता है बैंक से कि बॉस हमारा 30% मकान आपका कंप्लीट हो गया है, अब आप डिसबर्स कीजिए उसको। सो फर्स्ट जो है वो बिल्डर को अपनी तरफ से मकान वो करना पड़ता है, कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, देन हम कंस्ट्रक्शन लिंक फंडिंग करते हैं। तो जब बिल्डर के पास में उसका खुद का पैसा जब खत्म हो जाता है तो वो कंस्ट्रक्शन रोक देता है। और जब वो कंस्ट्रक्शन रोक देता है तो फिर बैंक, चूंकि कंस्ट्रक्शन आगे हुआ नहीं है, तो कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या बैंक जो है वो फर्दर फंडिंग रोक देती है और उस समय पे फिर वो कस्टमर जो है वो उनकी डीलिंग अटक जाती है, उनकी उनकी डील अटक जाती है, पैसा अटक जाता है। इसीलिए मैं सबसे पर्सनल लेवल पे भी, मतलब मेरे जो पर्सनल नेटवर्क में लोग हैं उनसे भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपके पास कितना भी पैसा हो, फिर भी जब भी आप मकान खरीदें तो भले आप 1 करोड़ के मकान खरीदने जा रहे हो और आपके पास पूरा 1 करोड़ पड़ा हुआ है, उसके बाद भी एटलीस्ट 10 लाख का लोन लीजिए, बट लोन जरूर लीजिए। बिकॉज सर हम लोग चूंकि दिन रात उस चीज में डील करते हैं, हर शहर में आज आज इजी होम फाइनेंस की तकरीबन 80 ब्रांचेस के थ्रू हम पैन इंडिया 270 प्लस लोकेशंस को हम लोग कैटर करते हैं। तो हमें उन लोकेशंस के बारे में एक एक चीज मालूम रहती है कि कौन से बिल्डर की क्या हिस्ट्री है, तो हम कस्टमर को गाइड कर पाते हैं। एज आई टोल्ड यू कि ये मकान दिलवाना जितना सुनने में अच्छा लगता है ना सर, उतना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। खासकर उस सेगमेंट को, जिस सेगमेंट को हम लोग टारगेट करते हैं या जिस सेगमेंट में हम लोग डील करते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में आप हम उन लोगों को लेते हैं जिनका मंथली इनकम ब्रैकेट 30-40,000 रुपीज पर मंथ की इनकम ब्रैकेट में जो लोग आते हैं। अब 30-40 हजार रुपए आज के समय में कमाने वाला आदमी जब मकान लेने जाता है सर, तो वो उसकी पूरी जिंदगी भर की कमाई उसमें डालता है, राइट? तो वो हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज उसने हम पे ट्रस्ट किया है एंड वो हर चीज के लिए हमारी तरफ देखता है कि सर आप बताइए इसका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये घर सही है कि नहीं, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से घर सही है कि नहीं, ये बिल्डर का प्रोजेक्ट सही है कि नहीं। तो हम लोग प्रोजेक्ट भी इसलिए अप्रूव्ड करते हैं। और जब हमारे पास कस्टमर्स ऐसे आते हैं कि सर लोन तो मुझे लेना है बट मुझे प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं है, तो हमारी जो ब्रांचेज रहती हैं वहाँ पे जो सेल्स के लोग रहते हैं या टेक्निकल के लोग रहते हैं, वो अपने अप्रूव्ड प्रोजेक्ट उनके साथ शेयर करते हैं कि आप देख लीजिए इसमें से अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो ये हमारे पास ऑलरेडी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। तो जब मैं अप्रूव्ड बोलता हूँ इजी होम फाइनेंस की तरफ से, अगर कोई टाउनशिप या कोई बिल्डर का प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है तो मैं बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रहा हूँ। तो आपके कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं जिसने इतनी बड़ी टीम मैनेज करने में मतलब आपको आगे शेप किया? आप इजी होम फाइनेंस के बारे में पूछ रहे हैं या इजी होम फाइनेंस की कोर प्रिंसिपल्स क्या जी? हैं? सो इजी होम फाइनेंस का एक तो ट्रांसपेरेंसी है सर, ठीक है। दूसरा हम मार्केट में बहुत लेट आए हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि हम मार्केट में बहुत लेट आए हैं, 20 ठीक है। साल हो गए हैं? 20 साल तो मुझे हो गए सर, ठीक है। कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई, 2018 में सॉरी। और लेट में इसलिए बोल रहा हूँ सर बिकॉज अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट जो मार्केट इंडिया में शुरू हुआ वो हुआ 2011 से। और आई वाज लकी इनफ कि आई वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ वेरी फर्स्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हु वाज डीलिंग विद द अफोर्डेबल सेगमेंट। सो 2011 में जो अफोर्डेबल वर्ड आया, मैं तब से इस इंडस्ट्री से मैं कनेक्टेड हूँ और मैं वन ऑफ द फाउंडर मेंबर रहा हूँ जो आज के डेट में जो मार्केट लीडर है जो कंपनी। तो तब हमने ये चीज रियलाइज की सर कि 2011 से लेके 2018 तक मार्केट में मोर देन 50 हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी थी अफोर्डेबल, ठीक है। हम 2018 में आए, तो हम जब 2018 में आए तो हमारे लिए ये जरूरी था कि हम ये देखें कि कौन ऐसी क्या चीजें हैं मार्केट में जो 50 मोर देन 50 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आज भी लैक कर रही हैं, आज भी वो चीज फुलफिल नहीं कर पा रही हैं। तभी हम अपना कुछ नया कर पाएंगे। अदरवाइज जो 50 प्लस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कर रही हैं, वो एक 51 आके भी अगर वही करेगी तो हम डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाए। तो क्या डिफरेंस देखा आप लोगों ने? सो हम लोगों ने ये रियलाइज किया, और खासकर मैंने, बिकॉज एज यू टोल्ड मी दैट मेरा 20 इयर्स का मेरा हाउसिंग फाइनेंस का एक्सपीरियंस रहा है और 2011 से आई एम प्योरली इनटू अफोर्डेबल सेगमेंट, राइट। सो हमने ये रियलाइज किया कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर अभी भी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वो चीजें देख नहीं पा रही है या सोच नहीं पा रही है। लाइक जो मैंने आपको बताया कि हम जिस सेगमेंट को टारगेट करते हैं उस सेगमेंट में लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप के लोग आते हैं हिंदुस्तान के।
उनको आज भी कस्टमर नहीं समझा जाता है। ठीक है, आप किसी भी आप फील्ड में जाएंगे तो वो सेगमेंट को अनफॉर्चुनेटली आज भी वो अंडररेटेड है। ठीक है, बिकॉज उनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो ब्लेजर पहन के और आपकी ब्रांच मैनेजर से डील कर सके। राइट, सो हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी उनको इंपॉर्टेंस नहीं देती है या बैंक उनको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो हमने एक तो ये सबसे पहले ये दिमाग में रखा कि बॉस हमें उसको एज अ कस्टमर समझना है, बिकॉज उसकी वजह से हमारा भी ब्रेड एंड बटर चलने वाला है। राइट, सो उनको जो उनके ड्यूज है, उनके ड्यूज राइट फ्रॉम द रिस्पेक्ट, ठीक है, वहां से हमें स्टार्ट करना है, प्लस पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में हमें उनके साथ डील करना है। सेकेंडली, जो यूजुअली होता क्या है सर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज से जब आप डील करते हैं या बैंक से आप डील करते हैं एक मकान के लिए, तो आप देखते हैं कि एक मकान की एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में 1-1.5 महीने 2 महीने लग रहे हैं, और एक केस का डिसबर्समेंट जिसको हम बोलते हैं कि बिल्डर तक चेक पहुंचाने के लिए 1.5 से 2 महीने का टाइम मिनिमम लग जाता है किसी भी आप बैंक टाइम में। लगता है इतना टाइम लगता है बैंक्स में जी। ठीक है, सो उसकी वजह से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मार्केट में आई। ठीक है, फ्लरिश हुई कि सबने क्लेम किया कि बॉस हम आपको 15 दिन में दे देंगे, हम आपको 1 महीने में दे देंगे, बट प्रैक्टिकल चैलेंजेस इतने रहते हैं बिकॉज जिस सेगमेंट में हम डील करते हैं उस सेगमेंट में प्रॉब्लम ये आती है सर कि दे आर नॉट फाइनेंशियली डिसिप्लिन, तो आपको उनके पास से डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं। राइट, सो आज आज जब आज हम एक अपर मिडिल क्लास का प्रोफाइल हम एग्जामिन करते हैं तो उसके पास सब चीजें रहती हैं। सो लोन देते समय हर बैंक या हर एनबीएफसी या हर एचएफसी दो ही चीजें देखती है। एक देखती है इंटेंशन टू पे, आपका इंटेंशन है कि नहीं पे करने का, पे कर पाओगे नहीं कर पाओगे जी। और दूसरी नहीं, आप इंटेंशन टू पे होता है सर कि आपके पास पैसा है, बट आप देना चाह, नियत है कि नहीं आपके पैसा देने की, रीपे करने की, मतलब मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा हम लोग देखते हैं सर एबिलिटी टू पे। तो एबिलिटी टू पे तो होता है कि आपकी सैलरी स्लिप में हमने देख लिया कि बॉस आपको 50,000 रुपीज सैलरी आ रही है, दैट मीन्स आप 10,000 की ईएमआई आप पे कर सकते हो या 20,000 की ईएमआई पे कर सकते हो। एग्जैक्टली, आपके बैंक स्टेटमेंट में हम बैंक ट्रांजेक्शंस देखते हैं, लगता है हाँ भाई आप फाइनेंस से वेल वर्स्ड हो और आपका डीलिंग प्रॉपर आप कर रहे हो। इंटीग्रिटी देखने के लिए सर हमारे पास कुछ नहीं होता है। ठीक है, मतलब आप मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ, आपको लग रहा होगा विनायक बहुत बढ़िया आदमी है। ठीक है, बट आप मुझे 10,000 रुपए देखिए, शायद आपके इरादे बदल जाएं। ठीक है, तो इंटेंशन पे करने के लिए यूजुअली हम देखते हैं कि एक सिबिल करके एक डॉक्यूमेंट होता है जो आज की डेट में हिंदुस्तान में हर जो भी आदमी डील कर रहा है फाइनेंस के साथ में, वो सिबिल स्कोर से आपका क्रेडिट वर्दीनेस आपकी चेक होती है। ठीक है, कि आप कितने क्रेडिट वर्दी हैं। करेक्ट, उसमें सिबिल में आपका ये आता है कि आपने पास्ट में जितने भी लोन लिए हैं, चाहे आपने एक 10,000 का मोबाइल खरीदा हो, चाहे आपने एक 10 लाख की कार खरीदी हो, उस लोन का आपने रीपेमेंट कितने डिसिप्लिन और कितने शेड्यूल वे में किया है। एग्जैक्टली, और अगर आपने नहीं किया है तो वो चीजें भी उसमें मेंशन होती है। और वो सिबिल जो है हर बैंक, हर एचएफसी किसी भी आदमी को लोन देने के पहले वो चेक करती है, और उसके स्कोर के हिसाब से फिर आपका तय होता है कि आपको पैसा देना है या नहीं देना है। ये लोगों को मालूम नहीं होता है, खासकर जिस सेगमेंट में हम डील कर रहे हैं, बिकॉज हमारे सेगमेंट में यूजुअली 700 प्लस जिसका सिबिल स्कोर होता है उसको अच्छा कस्टमर समझा जाता है, और उसको हर बैंक और एचएफसी लोन देती है। लोन 600 स्कोर वाले को भी देती है, बट उसको फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ा देती है, या लोन का रिस्क चूंकि ज्यादा लगता है तो उनको लोन अमाउंट आपको कम कर देती है। तो कहीं ना कहीं फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बिकॉज आपका सिबिल स्कोर स्ट्रांग नहीं है। सब टेक पे होता है, सब ई साइन होता है सर हमारा। आप बायोमेट्रिक दे दीजिए अपना, उससे पूरा आपका लोन डॉक्यूमेंट साइन होता है विद इन 3 to 4 सेकेंड्स, नॉट मिनट्स। 3 to 4 सेकेंड्स में आपके पूरे डॉक्यूमेंट साइन होते हैं। ठीक है, CKYC के थ्रू हम पूरा सब चीज़ें करते हैं। हमारे जो सेल्स फोर्स रहती है वो कस्टमर के घर जाके और आपके लाइव फोटोज और इन सब चीज़ों से पूरा एप्लीकेशन फॉर्म से लेके पूरी फॉर्मेलिटीज करती हैं। ठीक है, सो सवाल है सर जी, यहाँ पे आप पूरा ऑनलाइन कर रहे हो, सब कुछ पेपर पे साइन नहीं कर रहे हो, तो बैंक में जब अकाउंट खुलाते हो तभी 60 पन्नों का पेज साइन करा देते हैं लोग। करेक्ट। तो मैंने आपको जो बोला सर इन द स्टार्टिंग ऑफ द कन्वर्सेशन कि अगर मैं 50 के बाद अगर मैं 51वीं कंपनी हूँ या 51th कंपनी हूँ, तो मुझे कुछ वो करना होगा जो ऑलरेडी 50 कंपनियां कर रही हैं और जिसकी वजह से कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बोलूं तो सर्विस आज की डेट में टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल है सर। अगर आप मैनुअली सब चीजें करने की कोशिश करेंगे तो आप सर्विस नहीं दे पाएंगे कस्टमर को। सो जहां कस्टमर को 1 महीना 1.5 महीना लोन लेने में लग रहा है, वहां हम क्लेम करते हैं सर कि हमारा जो लॉगिन से डिसबर्समेंट का प्रोसेस विद इन 3 to 4 डेज में हम हो कर देते हैं।
अगर प्रोजेक्ट अप्रूव प्रोजेक्ट में कोई हमसे घर ले रहा है तो 3 से 4 दिन में हम उसको बिल्डर को हम हाथ में चेक दे देते तो कस्टमर का लोन डिसबर्स हो जाता है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, नथिंग एल्स। क्योंकि हमारे पास में कोई पेपर प्रिंट आउट लो, अब कस्टमर के पास जाके साइन कराओ या कस्टमर को यहाँ बुलाओ, ठीक है, ऑफिस में बुलाओ। सो कस्टमर को ऑफिस बुलाने के पीछे 2 रीजन होते हैं सर। एक तो ये रीजन होता है कि जिस सेगमेंट को हम डील कर रहे हैं ना सर, उस सेगमेंट में आदमी ने आज के पहले इतना बड़ा काम कभी किया नहीं है, राइट। जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट का मैं अगर आपसे बात करूं तो आपकी सोसाइटी के जो सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, ठीक है, राइट, जो आपके घर में आपके हाउस हेल्प जो आते होंगे, राइट, जो सब्जी वाला वेंडर आता होगा, तो ये सब अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के प्राइम कस्टमर्स हैं सर, ठीक है। अब मुझे नई इकोनॉमी बन गई, गिग इकोनॉमी, जो स्विगी करेक्ट जोमेटो पे जो करेक्ट वर्कर्स हैं। करेक्ट। सो ईडब्ल्यूएस और इन सब के लिए गवर्नमेंट भी काफी काम कर रही है सर इन लोगों के लिए, राइट। सो इस सेगमेंट में सबसे बड़ा जो डर है वो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का है सर, है ना। उनको बहुत जल्दी फाइनेंस के मामले में बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा होता नहीं है, राइट। तो हम उनको इसलिए इनवाइट करते हैं कि आप ब्रांच आ जाइए जब आपका मन करे, सो दैट वो देख सकें कि उनका लोन कहाँ प्रोसेस हो रहा है और जो लोग हैं वो असली हैं, नकली हैं, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली डिजिटली आज की डेट में आज इतने फ्रॉड्स और इतनी सब चीजें हो रही हैं, ठीक है, कि लोग घबराए हुए रहते हैं, करेक्ट, ठीक है। और हमारा सेगमेंट तो स्पेशली इसलिए घबराया हुआ है बिकॉज उसने आज के पहले जो बड़ा काम किया है फाइनेंस से रिलेटेड वो किया उसने 2 व्हीलर खरीदने का, राइट। वो 2 व्हीलर उसने 1-1.5 लाख रुपए का खरीदा है, अभी तक की जिंदगी में उसने सबसे बड़ा काम वही किया है। अब उसके बाद वो सीधा 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का मकान खरीदने जा रहा है, तो वो बहुत घबराया हुआ होता है रिश्तेदार, बिकॉज वो सोशली भी बहुत प्रेशराइज रहता है वो सेगमेंट, क्योंकि वो जहां रहता है वहां उसके आसपास के 4 लोग रहते हैं जो उसको बोलते हैं कि अच्छा अब तो मकान लोगे, अच्छा अब तो बड़े आदमी हो गए हो, राइट। हमारे और आपके आजू बाजू वाले क्या बोलते हैं सर, हमें और आपको फर्क नहीं पड़ता है, बट उस सेगमेंट में आज भी पड़ता है। तो वो घर से बाहर निकलने के पहले 4 बातें सोचता है कि मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मैं अगर लोन लिया मैंने और ईएमआई अगर बाउंस हो गई और कोई मेरे दरवाजे पे आ गया तो उसको अभी भी डर है। वो डर हमारे और आपके सेगमेंट में अनफॉर्चुनेटली खत्म हो चुका है, राइट। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग इंडिया छोड़ के बाहर नहीं जाते, राइट। सो जा रहे हैं क्या? नहीं, इंडिया छोड़ के बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था, अभी तो बहुत काम करना है, ठीक है। सो उस सेगमेंट में जब हम उनको इनवाइट करते हैं ब्रांच में तो उनको हम पूरा एजुकेट करते हैं, बिकॉज मैं एज ए इंडिविजुअल भी और ऑर्गेनाइजेशन भी हम ये समझते हैं कि ये हमारा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस सेगमेंट को डील कर रहे हैं जिसने जो फाइनेंशियली अवेयर नहीं है, तो हमें उनको अवेयर करना पड़ेगा, करेक्ट, ठीक है। और इसी तरीके से ग्रेजुअली सोसाइटी जो है वो इवॉल्व होती है सर, राइट। सो वो हम अपने कस्टमर को उस तरीके से हम सर्विस देते हैं। एज आई टोल्ड यू कि हम अगर 51st कंपनी है अगर हम हाउसिंग फाइनेंस की, सो ऑब्वियसली हमें वो करना पड़ेगा जो मार्केट में पिछली 50 कंपनियों ने नहीं किया है, राइट। और मैं जब वो उस चीज की बात करता हूं तो इट इज नॉट ओनली अबाउट द कस्टमर, इट इज ऑल्सो अबाउट द डेवलपर्स, ठीक है, इट इज ऑल्सो अबाउट द एम्प्लॉय ऑफ द हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री, ठीक है। हमें उन सब के लिए वो करना पड़ेगा जो पिछली 50 कंपनी नहीं कर रही है, तभी मैं एक डिफरेंस क्रिएट कर पाऊंगा, तभी इजी को मैं एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड और रिलायबल ब्रांड बना पाऊंगा। सर एक फाइनेंस कंपनी को नेशनल कंपनी बनाना 20 साल में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आप लोगों को? हाँ, कंपनी को 8 साल ही हुआ 8 साल। है। मेरा पर्सनल करियर जो है वो 25 साल। मेरा 25 साल का 2011 में कंपनी का 2018 में। सो 2018 से लेकर 2025 शॉर्ट ड्यूरेशन ही है जी, और आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है, करेक्ट। तो 7 साल आपको तो कोई चैलेंज फेस होना ही नहीं चाहिए एक्चुअली कि कोई आप एक स्मॉल कंपनी को एक नेशनल कंपनी बना दो, तो चैलेंज फेस हुए थे या नहीं हुए थे? नहीं, ऑब्वियसली सर चैलेंजेस फेस होते हैं बिकॉज आप समय के साथ में मार्केट चेंज होता है, समय के साथ में कस्टमर की डिमांड चेंज होती है। मैंने जब 2011 में जब मैंने फर्स्ट अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी स्टार्ट की थी तो उस समय पर कस्टमर की कोई डिमांड नहीं होती थी सर, बिकॉज वो दौर था जब आप अफोर्डेबल मार्केट को मालूम ही नहीं था कि अफोर्डेबल वर्ड क्या है। एक 15-20 हज़ार रुपए कमाने वाले या 8,000 10,000 रुपए कमाने वाले आदमी को ये मालूम ही नहीं था ग्रेड 3 ग्रेड 4 एम्प्लॉय को कि मुझे भी कोई कंपनी लोन दे सकती है, राइट। सो वो उसकी कोई चॉइसेस नहीं थी सर, आप उसको जिस भी टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन देते थे वो बहुत उससे एग्री करता था और वो बहुत डिसिप्लिन वे में आपका लोन का ईएमआई पे करता था और डिमांडिंग नहीं रहता था, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मार्केट में आती गई तो ऑब्वियसली कस्टमर के पास में चॉइसेस बढ़ती गई,
कि मैं इस कंपनी से लूं, कि मैं एक्स कंपनी से लूं, कि मैं वाई कंपनी से लूं। तो जब कस्टमर के पास चॉइसेस आ जाती हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कस्टमर्स के पास में ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो कस्टमर की डिमांड को मीट अप करने के लिए पे कंपनी को और मेहनत करनी पड़ती है सर। कंपनी को अपने प्रोडक्ट रिफाइन करने पड़ते हैं, कंपनी को अपनी सर्विसेज इंप्रूव करनी पड़ती हैं, अदरवाइज कस्टमर आपसे क्यों लेगा लोन, राइट? सो प्रेशर और आपका स्मूथ तो कुछ भी नहीं होता है सर, बट ये है कि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में आप चूंकि मार्केट में इतने समय से बने हुए रहते हो, तो आप बहुत सारी चीजें हैं जो आप 2011 में भी आप चीजों को रियलाइज करते हो, राइट? 2011 या 2015 में भी आपने कुछ चीजें मैंने नोटिस की, बट वो उस समय टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो वो प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे थी। बट ऐसा नहीं कि उस समय हमने रियलाइज नहीं किया था, बट उस समय हमारी प्रायोरिटीज दूसरी थी। तो जब आप एक कंपनी स्टार्ट करते हो, एंड मैं इसको अपॉर्चुनिटी समझता हूँ कि अगर मैं 2018-19 में अगर इजी होम फाइनेंस को हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो ये हमारे लिए और अपॉर्चुनिटी थी कि एक फिर से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। उस नई शुरुआत में हमने जो पास्ट में जो भी गलतियां की, या पास्ट में हमने जिन भी चीज़ों पे हमने स्ट्रगल किया, वो हमें इस कंपनी में वो सब चीज़ें हमें डे वन से रेक्टिफाइड करने की अपॉर्चुनिटी मिली। एंड दैट वाज द रीजन कि इजी होम फाइनेंस, अगर मैं इनिशियली 2-3 साल छोड़ दे, बिकॉज वो कोविड और इन सब चीज के चलते मार्केट में फाइनेंशियली थोड़ा सा था, जब एनबीएफसी और एचएफसी इसको बैंक्स ने फंडिंग देना बंद कर दिया था 2019-20 के आसपास, एंड देन फिर पोस्ट कोविड। सो प्रैक्टिकली 2021 से हमारे ऑपरेशन स्टार्ट किए हमने एक्चुअली या, और 21 से 25 जब हमने अभी मार्च क्लोजिंग की, सो मुझे नहीं मतलब लगता है कि इस स्पीड से कोई कंपनी ग्रो की होगी, बिकॉज हम लोग परसेंटेज में ग्रो नहीं किए, हम मल्टीफोल्ड्स में ग्रो किए हैं, राइट? हम मल्टीफोल्ड्स में हमारी बुक एयूएम बनी, हमने 2-3 साल के अंदर अंदर 1000 करोड़ क्रॉस किया एज एन डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट्स, राइट? हमने 8 ब्रांचेस से स्टार्ट किया था, आज हम लोग 80 ब्रांचेस प्लस पे बैठे हुए हैं। हमारे पास इजी होम फाइनेंस में आज 1000 एम्प्लॉयज हैं, जो 1000 मैन पावर हैं, जो अपनी एनर्जी और अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही है इस कंपनी में, ठीक है? ऑल अक्रॉस द ग्लोब, ऑल अक्रॉस द मैप, ठीक है? सो पैन इंडिया हमारा 11 स्टेट्स में हम लोग आज की डेट में ऑपरेशनल है। तो जब आप ये सब चीजें करते हैं और आप इस लेवल पे ग्रो करते हैं ना सर, तो वो तभी होता है जब आपका राइट पीपल राइट एट द राइट प्लेस और राइट टाइमिंग के साथ में आपकी पॉलिसी और प्रोसेसेस वो भी आपके एक्यूरेट हों, करेक्ट। तभी आप इतने मल्टीफोल्ड में ग्रो कर पाते हैं। अदरवाइज आप स्ट्रगल करते रहते हैं, राइट? तो उस चीज का एडवांटेज हमें मिलता है कि जब हम पिछली एंड फॉर्चुनेटली अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, दिस वाज माय 4th स्टार्टअप, करेक्ट। राइट? प्रायर टू दिस 3 अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज स्क्रैच से स्टार्ट करने का मुझे मौका मिला, और एक ठीक ठाक एयूएम पे उनको ले जाके, एंड देन फिर आई टुक अ नेक्स्ट चैलेंज टू ग्रो। बट बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं सर इसमें, मतलब ग्रो करने में। मतलब आपके साथ ऐसा क्या घटना घटी थी, और आपने ऐसी क्या स्ट्रेटेजी लगाई जिसकी वजह से आप लोग ग्रो कर पाए? तो शायद जितनी भी अदर कंपनी से अदर फाउंडर्स है, अगर वो अपने पॉडकास्ट को आज देखेंगे, तो उनको भी एक लर्निंग मिल जाए कि यार हम भी इस तरह से ग्रो कर सकते हैं, मतलब 3-4 साल में 1000 लोगों की कंपनी। सर उसका रीजन ये रहता है कि हम लोगों ने ना सिर्फ नंबर पे फोकस नहीं किया, ठीक है? हमें मालूम है कि हम जब एक कंपनी को जीरो से स्टार्ट करते हैं, जब जिस कंपनी का कहीं नाम नहीं है, करेक्ट। और उस कंपनी को अगर आप अ, अ, लोगों को उसके साथ जोड़ना चाहते हैं, तो एक तो आपकी फेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है सर, एज अ लीडर या एज अ प्रमोटर, कि आपकी फेस वैल्यू क्या है मार्केट में, राइट? बिकॉज कंपनी की तो कोई फेस वैल्यू है नहीं, अभी कंपनी तो अभी स्टार्ट हुई है। तो बहुत जरूरी है ये देखना कि आप किन लोगों को कंपनी की बागडोर दे रहे हो, ठीक है? आपका फेस वैल्यू आपको टैलेंट पुल करने में मार्केट में आपकी बहुत हेल्प करता है। और यदि आप जिस मार्केट में जा रहे हैं, सपोज आप गुजरात में जा रहे हैं या राजस्थान में जा रहे हैं, जिस भी मार्केट में जा रहे हैं, यदि वहां का बेस्ट रिसोर्स आप सोर्स कर पा रहे हैं, बिकॉज उसकी फेस वैल्यू आपकी कंपनी की फेस वैल्यू से उस रीजन में ज्यादा है, करेक्ट। राइट? तो अगर आप उनकी सर्विसेज आप ले पा रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट करके उनको आप अपने साथ ज्वाइन करा पा रहे हैं, तो वो एक आपका स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करता है, राइट? एंड देन उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर लीडरशिप, प्रमोटर्स की मेंटालिटी, और वो किस तरीके से कंपनी को देखते हैं। एक होता है सर नंबर गेम होता है जब आप सुबह से लेकर रात तक सिर्फ नंबर्स के पीछे भागते हो, और उस नंबर्स के पीछे भागने में आपसे बहुत गलतियां होती है। आप एग्रेशन के नाम से आप बदतमीजियां शुरू कर देते हैं,
ठीक है। जल्दी करना है के चक्कर में आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते जाते हैं। वो इग्नोरेंस जो है वो आपके डीएनए में आता जाता है। आप कंप्लायंस से कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जाते हैं, आप इंटीग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जाते हैं, ठीक है? और वो आपका डीएनए बनाता जाता है, जो आपको पता नहीं लगता उस समय, क्योंकि उस समय आप सिर्फ़ नंबर देख रहे हो, ठीक है? एक स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछली 4 स्टार्टअप्स और ये 3 स्टार्टअप और ये चौथी स्टार्टअप में, कि एज़ अ लीडर या एज़ अ प्रमोटर आपकी फेस वैल्यू, आपकी इंटीग्रिटी और आपकी लीडरशिप, इसमें काम करने के लिए अगर लोग आपके साथ में तैयार हैं, करेक्ट। तो नंबर्स जो होते हैं वो आपके बाय प्रोडक्ट होते हैं। नंबर्स तो आ ही जाएँगे फिर, ठीक है? और स्टार्टअप में आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक कंपनी में कल्चर डेवलप कर सकें, जहाँ पर एम्प्लॉयी, ठीक है? एम्प्लॉयी कंफर्टेबल फ़ील करे वर्किंग के लिए, कंफर्टेबल फ़ील करे आपके साथ बात करने के लिए। बिकॉज़ आप आज मैं 20 साल से अगर हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में हूँ या 2011 से मैं अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में हूँ, फिर भी मैं इस भरोसे पे मैं अपनी आगे की लीडरशिप नहीं कंटिन्यू कर सकता हूँ कि मुझे सब आता है। करेक्ट। आई हैव टू कनेक्ट विथ ईच एंड एवरी पीपल एट द ग्राउंड, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समय के साथ में मार्केट डायनामिक्स बदलती है, कस्टमर की नीड बदलती है, कस्टमर की डिमांड बदलती है। अब अगर मैं 2011 में मैं सक्सेसफुल हुआ था, अगर वही फॉर्मूला मैं 2025 में लगाऊंगा तो नहीं सक्सेसफुल हो पाऊंगा। तो उसके लिए मुझे जरूरी है एज अ लीडर कि मैं ग्राउंड पे जो एक एक बंदा है मेरा सेल्स का, मैं उसके साथ में वेल कनेक्टेड रहूं, मैं फ्रीक्वेंटली विजिट करूं ब्रांचेस में, मैं फ्रीक्वेंटली कस्टमर से मिलूं, ताकि मुझे समझ में आए कि कस्टमर या हमारी कंपनी में अभी कहां पर मुझे इंप्रूवमेंट करना है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि जो फाइनेंस के अंदर जो लास्ट जो फ्रंट लाइनर सेल्स वाले हो जाए, वो 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 15 महीने आते हैं जाते रहे। मतलब 100 लोग आप हायर करोगे तो 80 चले जाएंगे, जी 20 रखेंगे, वो भी 10 साल। जी तो लॉन्ग टर्म यहाँ पे गेम है नहीं। जी। तो फिर आपकी वैल्यूज बार बार आप लोगों को उनको बताना, तो कैसे मेंटेन करते हैं इन सब चीज़ों को? सर बहुत ज़रूरी है, ये आपने एकदम एग्जैक्ट वो किया, बिकॉज आज की डेट में फाइनेंस कंपनी सबसे ज़्यादा स्ट्रगल इसी चीज़ से कर रही है, बिकॉज नंबर ऑफ ऑप्शंस मार्केट में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, राइट? तो आज आदमी को, जब मैं सेल्स फ्रंट लाइन में था आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले, 25 साल पहले, तो उस समय एक डर रहता था कि मेरी नौकरी ना चली जाए। वाई? बिकॉज आपकी मार्केट में आपके पास ऑप्शंस नहीं रहते थे, राइट? एक या दो कंपनीज काम करती थी और आपको लगा बॉस अगर ये नौकरी चली गई मेरी, तो मैं फिर अगली नौकरी कैसे मिलेगी, राइट? बट आज की डेट में लड़कों का वो डर नहीं है सर। आज इतनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, इतनी एनबीएफसीज हैं, कि लड़कों को लगता है कि मैं यहाँ अगर मेरी नौकरी गई तो शाम तक मुझे 3 नौकरियां मिल जाएंगी, राइट? बट वही हमारा जो डर है, जो ये डर है और ये फैक्ट है, वही हमारा रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है सर एज अ लीडर, कि आप अपनी टीम को ये भरोसा दिला सको कि तुम अगर काम कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारी नौकरी यहीं पर सेफ है, ग्रोथ भी तुम्हारी यहाँ पर पॉसिबल है। दूसरा, अगर तुम दूसरी जगह जाने का सोचोगे भी, तो दूसरी जगह जाके भी काम तो तुम्हें यही करना है, करेक्ट, सेम करना है। ठीक है? तो वो तब सीन क्रिएट होता है सर जब डायलॉग जो है ना वो लैक ऑफ डायलॉग हो जाते हैं, तब ये सब चीजें आती हैं। तो जिस लड़के ने अभी आज करियर स्टार्ट किया है या फ्रंट लाइन में है, जो लड़का आज आज से 2-3 साल पहले उसने करियर स्टार्ट किया है, उसको कौन बताएगा कि सही क्या है गलत क्या है? उसको कौन बताएगा? अगर आप दिन भर नंबर्स की बात कर रहे हैं, राइट? एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट द फ्रंट लाइनर सेल्स पर्सन, इट इज ऑल्सो अबाउट द ब्रांच मैनेजर्स, इट इज ऑल्सो अबाउट द रीजनल हेड्स, कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपका 8 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, नाउ यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि बॉस अब मुझे ब्रांच मैनेजर पोजीशन छोड़नी है और मुझे रीजनल हेड बनना है, ठीक है? आप रीजनल हेड बन जाओगे, कोई ना कोई कंपनी आपको ले लेगी, बिकॉज आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर अपने आप को पे आपने काम नहीं किया है, आपने अपने आप पे खुद पे काम नहीं किया है ड्यूरिंग द ब्रांच मैनेजर्स विंटेज, तो आप एज अ रीजनल हेड सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, राइट? और आप हो सकता है जो आप परफॉर्मिंग ब्रांच मैनेजर रहे हो, बट आप फेलियर एज अ रीजनल हेड आप फेल हो जाए, बिकॉज आपने वो स्किल्स डेवलप नहीं की है अपने अंदर, राइट? एज अ रीजनल हेड। तो ये अगेन ये लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने लोगों में समय रहते उनमें टाइम इन्वेस्टमेंट करूं, उनमें मैं ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट करूं कि किस तरीके से आपको अगले लेवल पे जाने के लिए आपको तैयार होना है। और फिर जब आप मैंने आपको जैसे बोला कि आप एग्रेशन के नाम से जब ऑर्गेनाइजेशन में बदतमीजियां शुरू हो जाती हैं, राइट? तब लोग छोड़ते हैं सर, बिकॉज कोई भी आदमी आज की डेट में सर, जनरेशन चेंज हो रही है, राइट?
हमने आपने हो सकता है बॉसेस की डाँट खा के, गालियाँ खा के हमने काम किया, बिकॉज़ मैंने आपको बताया मार्केट में ऑप्शंस नहीं थे, राइट? हमारा टेम्परामेंट अलग था उस समय, हमारी नीड अलग थी सर, बिकॉज़ हमें अपना घर-परिवार खुद खड़ा करना था। हम स्क्रैच से हमने अपनी ज़िंदगियाँ शुरू की, ठीक है? हुँ। बट आज की जो जनरेशन आ रही है सर, वो स्क्रैच से ज़िंदगी शुरू नहीं कर रही है। ठीक है? उनके पास ऑलरेडी सब कुछ है। वो आप जॉइनिंग के टाइम पे भी वो आईफ़ोन लेके और वो कर रहे हैं, कार राइट? में आते हैं आजकल। कार में आते हैं, राइट? तो वो जॉइनिंग के समय जो आदमी न बाइक पे आ रहा है, आईफ़ोन लेके आ रहा है, ठीक है? उस आदमी को नौकरी की इतनी पड़ी नहीं है। उसको इम्पोर्टेंस आपको बतानी पड़ेगी। उसको नौकरी की नहीं पड़ी है, उसको करियर की पड़ी है, कि उसको करियर में ग्रो होना है। करेक्ट। ठीक है? तो अगर आपने उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि तुम नौकरी के लिए नहीं आए हो बॉस, तुम करियर बनाने आए हो हमारे साथ में। ठीक है? और आपने यदि उसके करियर बनाने में उसको वैल्यू एडिशन कुछ किया। सी आज मेरा एक्सपीरियंस सर मेरे लिए तो बहुत काम का है, लेकिन आपके लिए काम का तभी होगा जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करके और आप में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकूँ। एंड देन यू विल आप मुझे रिस्पेक्ट देना और रिगार्ड्स देना आप स्टार्ट करेंगे और तब हमारा कनेक्ट बनेगा। सो आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा मैं जो रियलाइज़ करता हूँ वो ये है कि अगर आपका फ्रंट लाइनर्स के साथ में लीडरशिप का यदि कनेक्ट नहीं है, ठीक है? तो फ्रंट लाइनर्स के पास में मार्केट में बहुत ऑप्शंस हैं। ब्रांचेस के पास में ब्रांच मैनेजर्स या रीजनल हेड्स के पास मार्केट में बहुत ऑप्शन है और पैसे देने वाले भी बहुत लोग बैठे हुए हैं। आप समझ सकते हैं सर जब अगर हम स्टार्टअप हैं, ठीक है? तो हमसे पहले जो बड़े-बड़े बिज़नेस हाउसेज़ और बिग हाउसेज़ हैं, वो तो किसी को भी कुछ दे ही सकते हैं। करेक्ट। बट स्टिल दैट इफ मतलब मैं ईज़ी होम फाइनेंस में अपनी सबसे बड़ी सक्सेस ये मानता हूँ कि 2018-19 या 2021 से जो लोग हमारे साथ आए, वो हमारे साथ आज भी काम कर रहे हैं। ठीक है, लीडरशिप रोल पे या ब्रांच मैनेजर रोल पे, तो वो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है कि लोग हमारे साथ रहें और लोग तभी रहते हैं जब उनको एक तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है और दूसरा ये रहता है कि बॉस यहाँ कुछ सीखने मिल रहा है, यहाँ कुछ करने मिल रहा है, ठीक है? और हमारा करियर यहाँ पे ग्रो हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। राइट। तो एक कंपनी तभी एक कंपनी बनती है जब वो सैलरी छोड़ के अपने विज़न पे काम करे। एब्सोल्युटली आप कंपनी को आप इंस्टीट्यूशन अगर आप तभी बना सकते हो सर जब हुँ। आपके साथ में आपके ऑर्गेनाइजेशन की कुछ वैल्यूज़ हों, उन वैल्यूज़ पे लीडरशिप काम कर रहा हो। करेक्ट। सी वैल्यूज़ पे लीडरशिप को काम करना होता है। राइट। डिसिप्लिन लीडरशिप को हुँ, रहना है, हुँ। ठीक है? डिसिप्लिन अगर ऑफ़िस 9:30 पे आना है तो लीडर्स को आना है, करेक्ट। होता उल्टा है, हुँ। ठीक है? आप जैसे-जैसे आप करियर में ऊपर जाते हो तो आप तो 10:30 पे आओगे और 10:30 पे आने के बाद फिर आप लोगों से क्वेश्चन करोगे कि बॉस तू लेट क्यों आ रहा है? करेक्ट। ठीक है? तो एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम योर ओन होम राइट। तो फर्स्ट। विनायक सर, ये तो आपकी कंपनी के बारे में बात हुई। या थोड़ी-सी मैं लोगों के बारे में बात करना चाहता हूँ जी, कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जी, ये किन लोगों को मिलता है? जैसे मान लो जो ऑटो चलाते हैं, जी, जो कैब चलाते हैं, जो जी, गिग वर्कर्स हैं, क्या जी। उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट मिलता है? बिल्कुल मिलता है सर। और तो कैसे मिलता है? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी आपका दो प्रकार से गवर्नमेंट इस पे काम काम कर रही है। फर्स्ट फेज़ तो छोड़ दीजिए, सेकंड फेज़ की हम बात करते हैं जो अभी करंटली चल रही है। तो उसमें गवर्नमेंट जो है वो हुँ। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काफ़ी सारे स्टेट्स हैं सर जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स यूनिट्स डेवलप कर रही हैं, ठीक है? जहाँ पर 50% जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनको पैसा मिलता है, ठीक है? और बाकी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट आपको देती है और कस्टमर का जो लोन में सब्सिडी जो रहती है, वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। तो हम लोग जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं मार्केट में वो जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया हुँ। कुछ राइटिंग में क्राइटेरिया है ईडब्ल्यूएस में अफोर्डेबल सेगमेंट में कस्टमर को लोन देने के लिए, तो उनके लिए हर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी उनको फंड करती है, तो उसमें बेसिक जो क्राइटेरिया है वो अगर मीट अप हो रहे हैं, ठीक है? तो सबके लिए गवर्नमेंट वो दे रही है, उसमें फीमेल का होना ज़रूरी है, ये सब कुछ कंडीशंस हैं उसमें जो रहती हैं, ठीक है? सो वहाँ पर आपको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो हर स्टेट गवर्नमेंट में काफ़ी नंबर ऑफ यूनिट्स मकान बन रहे हैं, जिनको हम लोग फंड कर रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र में माडा हो, चाहे रायपुर में रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हो या आईएमसी इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैं। तो ऑल अक्रॉस अक्रॉस काफ़ी यूनिट्स बन रही हैं और हम लोग काफ़ी मतलब ईज़ी होम फाइनेंस तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ भी हमारा मतलब ऑथराइज़ उन्होंने हम लोगों को किया है
फंडिंग के लिए, ठीक है। सो हम लोग हर जगह पर स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़ के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं और अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं हम लोग। बिज़नेस बोलना चाहिए उसको, या अच्छा हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों के साथ में जिन लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में यूजुअली जो मकान जाके बाहर मार्केट से नहीं खरीद सकते हैं। सो गवर्नमेंट के यूनिट्स में हम लोग काफ़ी उस पे वो कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल सारे लोगों के लिए अफोर्डेबल ना मिले, जो गिग वर्कर्स है, जो ऑटो चलाते हैं, जो कैब चलाते हैं, जो होम वर्कर्स है, मेड्स वगैरह हो गए, वो भी कर लेते हैं, राइट? तो उनका क्रेडिट स्कोर कैसे आप डिसाइड करते हो? क्योंकि उनके पास तो कोई सैलरी आती नहीं है, करेक्ट? आप उनके पास तो कुछ एक रोज का पैसा आता है, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। तो उन लोगों का आप क्रेडिट स्कोर कैसे चेक करते हो? कैसे पता लगाते हो कि ये बंदा मेरा पैसा वापस चुका देगा? करेक्ट। और वो कैसे एलिजिबल है आपके साथ लोन अप्लाई करने के लिए? जी। तो सर मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग इस सेगमेंट में आते हैं जिनका कोई भी इनकम डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उनका नहीं रहता है, तो उसके लिए हमारे पास में एक्सपर्ट्स क्रेडिट टीम्स रहती हैं ब्रांचेस में, जो कस्टमर के साथ में बैठती हैं, ठीक है। कस्टमर के घर जाती हैं, कस्टमर के बिजनेस पॉइंट्स पे जाती है, या कस्टमर के जिस जगह से भी वो सपोज कोई रेडी लगा के और अगर वड़ा पाव बेच रहा है तो उनके साथ टाइम स्पेंड करती है, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे पीक आवर्स में जाती हैं, जस्ट टू कैलकुलेट कि उनकी इनकम कितनी है। बिकॉज इनकम तो रहती है सर उन लोगों की, इनकम तो है। इनकम है, ठीक है, और इनकम है, एंड सेकेंडली उस इनकम को इस्टेब्लिश करना, उस इनकम को ऑर्गेनाइज वे में देखना, कि कैलकुलेट करना कि बॉस इनकी एक्चुअल इनकम कितनी है, राइट। वो हमारे एक्सपर्ट क्रेडिट टीम रहती हैं, हमारे टूल्स रहते हैं जिसकी बेसिस पे हम उनका एलिजिबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। तो हमारी जो क्रेडिट पॉलिसीज रहती हैं, जो इनकम कैलकुलेशन रहते हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली रहते हैं, राइट। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सेगमेंट में चूंकि उन्होंने पहले कोई बड़ा फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन नहीं किया हुआ होता है, तो वो भी डरे हुए रहते हैं, राइट, कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, राइट। अब होता कैसा है सर कि एज पर एनएचबी गाइडलाइन हम 80% 85% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी वो हम लोग फंड करते हैं। रिमेनिंग जो 15 to 20% का कंट्रीब्यूशन रहता है, वो ओन कंट्रीब्यूशन रहता है जो कस्टमर को देना पड़ता है अपना। कितना होता है? जैसे मान लो 25 लाख का लोन ले रहा है कोई, सर मैं एग्जांपल के लिए इजी करता हूँ कि अगर 10 लाख की यूनिट कोई खरीद रहा है, ठीक है, तो 10 10 लाख के घर मिलते हैं क्या? बहुत मिलते हैं सर, बहुत मिलते हैं। आप हम मुंबई की बात नहीं कर रहे हैं सर, हम बात कर रहे हैं उस सेगमेंट की। सपोज राजस्थान है, राजस्थान में कोटा है, कोटा के पास एक झालावाड़ लोकेशन है, ठीक है, तो वहां पर आज भी 8 लाख 10 लाख में आपको रो हाउस मिल रहे हैं। करेक्ट। तो अपन टियर 3 सिटीज की बात कर रहे हैं, टियर 2 टियर 3 सिटीज, या फिर अगर आप मुंबई की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मुंबई के सराउंडिंग में जो कल्याण, अंबरनाथ, इन सब जगहों पर है, आप विरार चले जाइए, तो इन सब जगहों पर भी आपको 25 लैक्स 15 लैक्स की यूनिट आराम से मिलती है, ठीक है। अब जब आप 10 लाख की यूनिट आप फंड करते हैं, तो 10 लाख की यूनिट में आपको 8 लाख रुपए आपको फंड करने हैं, वेयर इज कस्टमर को 2 लाख रुपए लगाने हैं, राइट। अब आप ये कैलकुलेशन समझिए कि कस्टमर हमारा जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट का जो कस्टमर होता है, उसकी एवरेज एज जो होती है वो 40-42 ईयर्स का वो आदमी होता है सर, राइट। सो 40-42 साल की एज तक आते आते, सपोज कोई सिक्योरिटी गार्ड्स हैं हमारे, ठीक है, वो 40-42 साल की एज तक आते आते उनके पास में इतना पैसा वो जमा कर लेते हैं अपना, कि बॉस मुझे अब कुछ मकान खरीदना है, राइट। तो वो जो 2 लाख रुपए रहता है वो उनका ओन कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। अब ये 2 लाख रुपए चूंकि उसको अपनी जेब से देना है, तो वो उस 2 लाख के लिए ज्यादा ईमानदार रहता है। उसको इससे मतलब नहीं है कि बैंक का 8 लाख रुपए अगर मैंने एक किस्त बैंक की टाइम से नहीं दी, तो बैंक का 8 लाख रुपए डूब जाएगा। उसका ये रहता है कि बॉस मैंने जो जिंदगी भर की कमाई इसमें 2 लाख रुपए लगा दी है, वो डूब जाएगी और साथ में घर भी चला जाएगा। तो वो ज्यादा कॉन्शियसली, ज्यादा ईमानदारी से वो ईएमआई आपकी पे करता है। और यही रीजन रहा कि 2011 में जब अफोर्डेबल सेगमेंट का बिजनेस स्टार्ट हुआ, सो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी 2014-15 तक बहुत कम थी सर मार्केट में। एक या दो थी जो अफोर्डेबल सेगमेंट में डील करना चाह रही थी, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ये माना गया कि जिनकी कम इनकम है वो ईएमआई नहीं दे पाएंगे, बट जिनकी कम इनकम है वो 50 लाख का मकान नहीं खरीदेंगे सर, वो 8 लाख का मकान खरीदेंगे, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आते हैं कि जिन्होंने अपना प्लॉट खरीद लिया है अपनी 40-42 साल की एज में आते आते, 40-45 साल की एज में आते आते उन्होंने 5-10 लाख का कहीं तो भी प्लॉट खरीद लिया अपना। अब उनके पास कंस्ट्रक्शन का पैसा नहीं है, और वहां पर हमारी एंट्री होती है कि हम उनको कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा देते हैं, कि ठीक है आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कीजिए, हम जब जब जैसे पैसा लगेगा हम आपको देंगे, ठीक है। सेम चीज अफोर्डेबल सेगमेंट में, जैसे आपने बोला कि 8-10 लाख की यूनिट बनती है कि नहीं सर, तो मैं आपको बताता हूँ, हर जगह पर बिल्डर और डेवलपर सेगमेंट हर जगह है सर, टियर 3, टियर 4, टियर 5 सिटीज में सबके पास में सब हर टाउन में बिल्डर्स मिलते हैं आपको, राइट, या डेवलपर्स मिलते हैं।
बिल्डर्स और डेवलपर्स के पास लैंड बैंक पहले से है हर जगह पर, ठीक है। पहले ही खरीद के रख लेते वो हैं। उनके, क्योंकि उनका वो प्रोफेशन है, राइट सर, तो वो पहले से खरीद के रखते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती थी कि प्रॉब्लम ये आती थी कि बायर था, कस्टमर को मकान चाहिए था, ठीक है। आज मेरे यहाँ पे जो हाउस हेल्प आती है उनको मकान चाहिए है, राइट, उनको पिछले 10 सालों से चाहिए, राइट, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। डेवलपर बोल रहा था कि जैसे मैं जिन भी जगहों पर जाता हूँ, डेवलपर से मिलता हूँ, बिल्डर से मिलता हूँ, तो उनका कहना ये है कि सर देखिए, कस्टमर्स तो घूमते रहते हैं मार्केट में कि हमें मकान चाहिए सर, ठीक है। हमारे पास लैंड बैंक भी रहता है, हम चाहे तो मकान बना के बेच भी सकते हैं, लेकिन फंड करने वाली चूंकि कोई कंपनीज नहीं रहती हैं, इसीलिए हम लोग मकान बनाते नहीं है कि हम तो 8 लाख की यूनिट भी बना दें, हम 10 लाख की यूनिट भी बना दें और उसमें भी हमें ठीक ठाक प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। बिकॉज इस सेगमेंट का कस्टमर जो होता है वो चूज ही नहीं होता है सर, ठीक है। उसको वॉल पे एशियन पेंट्स नहीं चाहिए, राइट, उसको जैगवार की फिटिंग नहीं चाहिए, उसको बेसिक आंगन और छत और एक कमरा और लाइट बाथ चाहिए, ठीक है। सो बिल्डर तो उस 8-10 लाख की यूनिट बना के भी उसमें प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। कस्टमर को उसका घर मिल रहा है, और ये जो बीच का ये जो गैप था, इसको ब्रिज करने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मार्केट में आई, करेक्ट। ठीक बट है। जैसे कि ये तो हम टियर 3 सिटी की बात कर रहे हैं, टियर 1 जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर की बात करें तो Q1 का एक रिपोर्ट है 2025 के अंदर लगभग 50 लाख तक वाले जो घर थे 7,000 यूनिट ही बिके हैं। जी, तो क्या है, डेटा सही है? सो बिल्कुल सही है सर। और फिर गिरते गिरते अभी Q2 में और गिर गया है कि 7,000 से भी कम है, पर 50 लाख से ऊपर वाले ही घर है यहाँ पे। सर हाँ, सो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि 50 लाख से ऊपर घर वाले जो लोग रहते हैं वो यूजुअली दो चीजों से डरते हैं सर, ठीक है। एक एक चीज तो ये होती है कि आपकी जिस हिसाब से वैल्यूएशन चल रही है, तो लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि ये वैल्यूएशन सही है या बबल है, करेक्ट। ठीक है। और दूसरा, मोस्ट ऑफ द पीपल जो रियल एस्टेट मार्केट चलता है वो चलता है सर इन्वेस्टर्स से, है ना। सो इन्वेस्टर्स भी जो है वो पीछे है अभी, उसको लगता है बॉस इस कॉस्ट पे मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे रिटर्न कब मिलेगा, कितने सालों बाद मिलेगा, राइट। सो जो इन्वेस्टर है वो ऐसा नहीं है कि उसने अपना पैसा ब्लॉक करके रखा हुआ है, उसने टियर 2 टियर 3 सिटीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। बिकॉज आज आप एमपी के किसी शहर में जाते हैं या गुजरात के किसी या राजस्थान के किसी शहर में जाते हैं, तो वहां पे आपको 20 लाख की यूनिट भी मिल रही है, राइट। सो आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करके और वेट करेंगे कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1.5 करोड़ हो जाए, ठीक है। और आप एक 20 लाख की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर आपको 20 लाख का 30 लाख आपको 1 साल के अंदर अंदर हो रहा है, राइट। सो इन्वेस्टर वो कैलकुलेशन देख के कर रहा है। इसीलिए जो मेट्रो सिटीज में जो यूनिट अनसोल्ड हो रही हैं वो इसलिए हो रही है बिकॉज इन्वेस्टर्स जो है वो टियर 2 टियर 3 सिटीज की तरफ ज्यादा देख रहा है आज की डेट में। करेक्ट, वहाँ ज्यादा देख वहां देख रहा है बिकॉज वहां उसको रेंट भी प्रॉपर मिल रहा है। आप यहाँ पे मुंबई में 1.5 करोड़ की यूनिट, 2 करोड़ की यूनिट खरीदने के बाद भी आपको 20-22 हजार रुपए का रेंट मिल रहा है, राइट। पर सर कि मतलब जैसे मतलब इतने बड़े शहर में इतना घुस घुस के मतलब एकदम चिपक के क्यों रहना है? मतलब कुछ सर आपका कन्वीनियंट देखते हैं, हाँ नहीं, advantages मुझे देखते हैं लगता है आपको? मुझे लगता है कन्वीनियंट देखते हैं लोग कि मैं मुंबई में तो स्ट्रगल कम्यूट करने का है सर, राइट। आपको अपने वर्क स्टेशन पे पहुंचना है, तो भाई मुझे जो जहां पर मेरा वर्क स्टेशन है या मेरा जहां वर्किंग प्लेस है उससे नियर बाय जो मेरी लोकेशन रहेगी मैं वो प्रेफरेबली वो करूंगा, बट चूंकि मुझे वो मिल नहीं रहा है, Correct. तो इसलिए मैं 1 करोड़ की यूनिट खरीदने के लिए अगर कोई बंदा बांद्रा में बीकेसी में काम कर रहा है या अंधेरी में काम कर रहा है, राइट, सो वो आदमी आ रहा है मीरा रोड से, दहीसर से, विरार से या कल्याण से, बिकॉज वो बीकेसी में सोच भी नहीं सकता है लेने का, राइट। तो और इसलिए ये सब क्लस्टर्स जो हैं वो डेंस होते जा रहे हैं। राइट 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 राइट। विनायक सर, मतलब बात करने के लिए तो इतनी सारी बातें हैं कि एक आदमी को लोन कब मिलेगा, क्या लोन ट्रांसफर कब होगा, लोन ट्रांसफर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पहला घर ले लिया है क्या दूसरा घर मुझे मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, मतलब ये आम जनता के हजारों सवाल है। अगर अपन पॉडकास्ट करने बैठेंगे तो शायद शाम हो जाएगी आज, करेक्ट, पर अपन को एक टाइम फ्रेम में इस पॉडकास्ट को बांधना है। तो मेरा एक आखिरी सवाल है सर आपसे कि उन लोगों के लिए जो फाइनेंस कंपनी में अभी आ रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपने आप को एलिवेट कैसे करें, के लिए एक मैसेज। दूसरा सवाल रहेगा वो बाद में पूछूंगा। ठीक है। सो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो आप करियर को कॉन्शियसली ले, पैसों के पीछे ना भागे, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है ना। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये सेम चीज मैंने अपनी लाइफ में भी प्रैक्टिस की है, ठीक है, इसलिए मुझे हक है ये चीज बोलने का, अच्छा। ठीक है। कि पर पैसा तो आप कमा लिए ना सर। नहीं कमा लिए, मतलब आप मेरे से आज मिल रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है मैं कमा लिए, ठीक है, तो बट आज से आप भी भागे ना। नहीं भागे, ठीक है। मैं देखिए कई देखिए, ऐसा, आपका हाँ, भागने का काम मैं आपको ही है। ऑफ द कैमरा आपको ऐसे अपने कई वो चीज बता दूंगा जहां पर मैंने 3 साल जिस कंपनी में काम किया, मैंने जब स्विच किया तो मैंने सेम पैकेज पे स्विच किया, और इसलिए नहीं कि मुझे कंपनी से निकाल रहे थे। बट क्या फायदा हुआ फिर सर? सो प्रायोरिटी आपको सेट करनी पड़ेगी सर, है ना। मुझे ऐसा लगता है जो
बहुत व्यक्तिगत हो जाएगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस मेंटेलिटी या जिस टेम्परामेंट का मैं आदमी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आदमी को ठीक-ठाक कमाने खाने के लिए एक सर्टेन अमाउंट तक का ही सैलरी रिक्वायर्ड होती सही है। बात है। उसके बाद की जो सैलरी रहती है ना, वो उसका ईगो रहता है, राइट? कि हाँ, अब आ रहा है पैसा इसलिए अब मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँ, आ रहा है पैसा मैं वहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा टाइप रहा है या मैंने जो काम किया है हमेशा वो मैं काम के पीछे ज़्यादा भूखा रहा हूँ सर। अगर मुझे किसी का और यही रीज़न रहा है कि मैंने एक स्टार्टअप को लिस्टेड होने तक नहीं रुका मैं। ठीक है? मुझे जहाँ ऐसा लगा कि अब ये तो और मोनोटोनस हो रही हैं चीज़ें, ठीक है? मेरे पास नया करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं उसको लिस्ट करने के लिए नहीं रुका। मैं निकला कि बॉस अब मैं नया क्या करूँ? अब मैं नया क्या करूँ? तो ये बहुत इंडिविजुअल कैपेसिटी में होता है। बहुत कम बार ऐसा होता है जैसे मैं अगर आप यहाँ ईज़ी की बात करूँ तो ईज़ी होम फाइनेंस में पिछले 20 साल में मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है ईज़ी होम फाइनेंस का कि जहाँ पर जो हमारे प्रमोटर्स हैं मिस्टर रोहित चोखानी, वो इतने अहेड ऑफ टाइम चलते हैं। उनकी थिंकिंग, उनका थॉट प्रोसेस इतना अहेड ऑफ टाइम है कि मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी में अगर मैं 10 साल भी रुकूँ तो मैं उनके एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाऊँगा। इतने अहेड ऑफ टाइम है वो, राइट? कि वो एक लेवल पे हमें मुझे स्ट्रगल होने लगता है या एक लेवल पे मुझे फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, राइट? बिकॉज़ वो इतना आगे का सोचते हैं और फिर मैं रुक के मैं सोचता हूँ कि नहीं बॉस, वो अगर इस लेवल पे सोच रहे हैं तो अगर मुझे उनका एक्सपेक्टेशन मीट करना है तो मुझे भी अपने आप को ग्रो करना होगा, राइट? और उस समय फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं जो आपके क्वेश्चन पे वापस आता हूँ कि जो अभी इस इंडस्ट्री में जो लोग एंटर कर रहे हैं, उनसे मेरा फर्स्ट रिक्वेस्ट तो यही रहेगा कि आप पैसों के पीछे मत भागिए। पैसा बाय प्रोडक्ट ही है। आप स्किल्स के पीछे भागिए। आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए। आप उन लोगों के साथ काम कीजिए जो लोग आपको सिखाने के लिए जो आपसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि कैसे हम आपको अपस्किल कर दें, कैसे हम आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएँ। और ऑब्वियसली अगर आप अपने आप को डेवलप करते हैं, आप डेमोंस्ट्रेट करते हैं कि मुझे कुछ आता है, ये आप अपने मन में नहीं रखते हैं। आप डेमोंस्ट्रेट करते हैं। मैं हमेशा अपनी टीम से बोलता हूँ कि बॉस अगर आपने कुछ काम किया है ना? तो इस चीज़ के लिए मत बैठे रहो कि आपका काम आपका बॉस दिखाएगा। आपका बॉस आपका काम नहीं दिखाएगा। आपका बॉस उसका खुद का काम दिखाएगा या आपके काम को वो अपना काम बता के दिखाएगा। तो जब आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपको ऑर्गेनाइज़ेशन में अपॉर्च्युनिटी मिली हुई है, आप काम कर रहे हैं, तो जो आप काम कर रहे हैं वो आप ही को दिखाना है। आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस तरीके से दिखाना चाहते हैं। आप शो ऑफ मत कीजिए बट शोकेस तो आपको करना पड़ेगा। आपको अपनी खुद की लड़ाई खुद के लिए लड़ना पड़ेगा और फिर जब आप ये फर्स्ट लेवल से आप जब ये सीखना शुरू करते हैं, डेमोंस्ट्रेट करना शुरू करते हैं, तो उसमें आपका फिर प्रैक्टिस करते करते आप एक्सपर्टीज़ आती जाती है आपको और फिर आप हाइलाइट होना शुरू होते हैं। ठीक है? और फिर जब न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी आज अगर मैं भी इस लेवल पे पहुँचा हूँ, तो आज से 2025 मतलब 25 साल पहले मैं व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर विद एशियन पेंट्स इन 1999 ठीक है? तो मैं भी बैग लटका के एक-एक डीलर की शॉप पे बैठा हूँ, एक-एक बिल्कुल बढ़िया है सर, मतलब यही लाइफ बिकॉज़ वो आपको सिखाता है। वो आपको सिखाता है। आज अगर मैं आपके सामने बैठ के इतने उससे अगर मैं कुछ फ़ॉर्मूले बता पा रहा हूँ, तो वो फ़ॉर्मूले मैंने मैनेजमेंट कॉलेजेस में नहीं पढ़े हुए हैं। वो फ़ॉर्मूले मैंने मार्केट से देखे हुए हैं, काम करने से। राइट? और वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। काम का कोई शॉर्टकट नहीं है सर। अनफॉर्चुनेटली आज जो मैं देख रहा हूँ, वो ये देख रहा हूँ बिकॉज़ नंबर ऑफ ऑप्शंस मार्केट में बहुत आ चुके हैं कंपनीज़ के फ़ॉर्म में। तो लोगों को जल्दी है पैसा बढ़ाने की अपने, लोगों को जल्दी है कि मैं इस कंपनी में काम करूँ, 6 महीने बाद दूसरी कंपनी में 20% का हाइक लेके चले जाऊँ और तीसरी कंपनी में 1 साल बाद में 30% का हाइक लेके चले जाऊँ, ठीक है? बट आप इस लेवल से करते-करते आप एक जगह पहुँच जाएँगे, बट आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएँगे। एक समय आएगा जब लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है? उस समय आपको कोई हाथ नहीं देगा। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप जिस पोजीशन पे हैं, पहले उस पोजीशन पे पूरा वो सीखें कि नेक्स्ट पोजीशन पे आपसे एक्सपेक्टेशन क्या रहने वाले हैं। जी। आप पहले उसके लिए अपने आप को तैयार करें एंड देन फिर अगर आप मूव करेंगे तो आप लंबे समय तक उस पोजीशन को सस्टेन कर पाएँगे। एज़ अ लीडर लोग आपकी तरफ देखते हैं, ठीक है? एज़ अ लीडर लोग आपसे सीखते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। आज आज मैंने अपने लीडर से सीखा कि कैसे पहनना है, कैसे बात करनी है, कैसे चलना है, कैसे ऑफिस में अपीयर होना है, कैसे आपको डीलिंग करनी है एंड डीलिंग इट इज़ नॉट ऑलवेज़ अबाउट द कस्टमर और क्लाइंट, डीलिंग ऑल्सो अबाउट विद योर टीम। आपको अपनी टीम के साथ कैसे डीलिंग करनी है, डीलिंग आपको अपने आप से कैसे करनी है, ठीक है? अपने टेम्परामेंट पे जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है, वो ये लगती है कि आप
अगर आप लीडर हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एंड फॉरगेट अबाउट लीडर, यदि आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर बैठे हैं तो सबसे पहले जो ज़रूरी है वो ये है कि आपको अपने टेम्परामेंट पे काम करना है। ठीक है? यदि आप लोगों पे फट रहे हैं, लोगों पे आप अथॉरिटी दिखा रहे हैं अपनी आवाज़ ऊँची करके, दैट मीन्स कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आप फ्रस्ट्रेट होते ही तभी हैं जब आप मैनेज नहीं कर पाते। आपकी वॉइस रेज़ होती तभी है जब आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। वो आपकी कमज़ोरी है, वो आपकी कमज़ोरी है। तो एज़ अ लीडर आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। ख़ासकर जब स्टार्टअप में, मैं जैसा मैंने पहले बोला कि जब कंपनी का फेस ना हो और आपकी फेस वैल्यू पे लोग आते हैं आपके पास में काम करने के लिए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। एब्सोल्युटली राइट। या एक लास्ट मैसेज उन लोगों के लिए आप उन लोगों को बता सकते हैं जो घर लेने का सपना देख रहे हैं पर घर ले नहीं पा रहे हैं, जी, जिनके पास 1-2 लाख रुपए भी हैं। जी। तो बिल्कुल, आप आइए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ईज़ी होम फाइनेंस में ही आइए, ऑब्वियसली वो मेरी कंपनी है, आप आएँगे वहाँ पर तो हम भी आपको, बट आप डरिए मत। अगर आपने सोचा है ये लेने का, आप प्लीज़ कंसल्ट कीजिए किसी भी अच्छी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ में जाके, किसी भी अच्छे बैंक में जाके, बिकॉज़ मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हिंदुस्तान में हर आदमी के लिए घर हो। सेकंड प्रायोरिटी ये हो कि वो हिंदुस्तान का हर आदमी ईज़ी होम फाइनेंस से घर खरीदे। ठीक है? सो आप जाइए, आप समझिए और आप प्लानिंग करके डरते-डरते मत बढ़िए आगे, वेल इन्फॉर्म्ड होके बढ़िए कि मुझे, आप हो सकता है अगर आप अभी सोच रहे हो, आप आज विज़िट करें हमारी ब्रांच में या किसी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में, तो आपको वो जो चीज़ें बताएँ उससे आप ये प्लान कर पाओगे कि बॉस हम नेक्स्ट ईयर तो नहीं बट उसके नेक्स्ट ईयर में मैं घर खरीद सकता हूँ, बिकॉज़ आपके पास अब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। आपके डर खत्म है, आपके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास में है एंड अकॉर्डिंगली फिर आप बढ़िए। एब्सोल्युटली सर, एक जी। एक एक चेकलिस्ट बना देना जो मैंने सवालों का बताया था ना, जी। तो एक हिंदी, इंग्लिश सारी मतलब सारी लैंग्वेज में एक चेकलिस्ट बना देना, जी। कस्टमर आए तो उनको दे देना आप। करेक्ट। सो सर हमारे पास में है वो चेकलिस्ट, ईज़ी होम फाइनेंस के पास है, आई विल शेयर इट विद यू। चलो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू। पॉडकास्ट सर। प्लेज़र। काफ़ी मज़ा आपसे बात करके, एंड सर। पूरे इंडिया को आप अफोर्डेबल घर दिला रहे हैं, जी। ऐसे ही दिलाते रहिए। जी। सबका सपना होता है, अगर किसी का सपना पूरा करोगे तो आपका सपना भी जल्दी पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।